हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला आपको क्वेश्चन है, इंडिया हैज सिक्योर्ड डैश रैंक इन अ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 रिलीज बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो एक जर्मनी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जर्मनी बेस्ड फर्म है, जिसने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपका जारी किया है, जो इंडेक्स बताता है कंट्री का करप्शन लेवल क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो 2024 के इंडेक्स में 180 कंट्रीज का रैंकिंग इनके द्वारा प्रोवाइड की गई है और इसमें इंडिया जो है 96 नंबर पे है। मतलब इंडिया का जो करप्शन है वो 96 नंबर पे है और कितने कंट्रीज में से, 180 कंट्रीज में से। वहीं पे अगर मैं बात करूं इंडिया के साथ साथ और कौन सी कंट्री हैं जो 96 पोजीशन पे हैं, तो एक तो आ जाती है आपकी मालदीव्स, दूसरी है गैम्बिया। ठीक है, और स्कोर क्या है, 96 पोजीशन पे इंडिया का 38 स्कोर है। वहीं पे 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो थी 93rd, अभी कितनी है 96। और स्कोर क्या था, पहले 39 था, अभी 38 हो गया है हमारा स्कोर। फाइन। अगर टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो टॉप 5 कंट्रीज में सबसे पहला नंबर या ऐसी कंट्री जहां पे करप्शन कम है वो आ जाती है आपकी डेनमार्क। और डेनमार्क इस पोजीशन पे 7 साल से बना हुआ है। ठीक है, डेनमार्क का स्कोर क्या है 90, फॉलोड बाय फिनलैंड 88, सिंगापुर 84, न्यूजीलैंड 83 एंड फिफ्थ पोजीशन पे लग्जमबर्ग, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, ये 3 कंट्रीज हैं। फाइन। अब टोटल में से ऐसी कंट्रीज जो सबसे ज्यादा करप्ट हैं वो कौन सी हैं, तो सबसे ज्यादा करप्ट आपकी है साउथ सूडान, जिसकी 180th रैंक है और इसका स्कोर है 8। देन सोमालिया 179th पोजीशन पे, वेनेजुला विद 178th पोजीशन। और इंडिया के पड़ोसी राज्यों की देशों की भी बात कर लेते हैं तो इंडिया के पड़ोसी देश में पाकिस्तान जो है इसकी रैंक है 135, श्रीलंका की है 121, बांग्लादेश 149 एंड चाइना की है 76 रैंक। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। तो इसके सीईओ हैं मारिया मार्टिनी, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है बर्लिन जर्मनी में और 1993 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन फरवरी द आरबीआई हैज अप्रूव्ड डैश टू प्रोवाइड प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस थ्रू द यूपीआई। तो आरबीआई ने रिसेंटली इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका जो है वो सही है जिसके लिए प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस जो हैं वो आपकी अप्रूव की हैं थ्रू द यूपीआई। ठीक है, तो पहले तो क्या प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन क्या होता है यूपीआई के थ्रू, तो ये देखते हैं। ये प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन जो है ये आपका एक प्री अप्रूव्ड लोन है जिसे आप यूज कर सकते हो। आप यूपीआई प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ट्रांजैक्शन यहाँ पे कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको एक सेपरेट लोन के लिए जो है अप्लाई नहीं करना होता। आपके बस जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी है वो आपको यहाँ पे करनी होती है और आपका लोन जो है वो आपका जो भी लोन का अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा, आप उसे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है कि इंस्टेंटली ये लोन मिल जाता है, कोलेटरल फ्री होता है। ठीक है, इट इज़ अ कोलेटरल फ्री डिजिटल क्रेडिट जो आपको मिलता है, आप उसे आसानी से मतलब यूज कर सकते हो। ओके, नाउ अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आरबीआई ने ये चीज अप्रूव की है किसके लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस की, ये आपकी 2023 में आपके लॉन्च की थी आरबीआई ने। ठीक है, आरबीआई ने यहाँ पे इनिशियली अप्रूवल दिया था सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक को। अभी 2025 में ये अप्रूवल दिया गया है किसे, स्मॉल फाइनेंस बैंक को। मतलब पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को इस चीज से दूर रखा गया था, बट अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी ये अलाउ कर दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे एक्सक्लूड कौन से बैंक्स का रखा गया है, तो पेमेंट बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स को यहाँ पे इन सब चीजों से अभी दूरी इनकी बनाई गई है। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो कि अभी एज ऑफ फरवरी आपके कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऐसे बैंक से ऐसी एप्स जो इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, कैनरा बैंक, सिटी यूनियन बैंक, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी और तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक। वहीं पे ऐप्स की बात करें तो भीम, फ्री चार्ज, गूगल पे, नावी, पेटीएम, एचडीएफसी का आपका पेज ऐप, ठीक है, टाटा न्यू एंड फोन पे, ये सारे आपके जो हैं प्रोवाइड कर रहे हैं इस सर्विस को, ठीक है, क्रेडिट लाइन की सर्विस को। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, रिसेंटली इन February द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री has issued the stainless steel pipes and tubes quality control order 2025 mandating quality standards for stainless steel seamless pipe and tubes, which among the following option is correct with respect to the above mentioned quality standards। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मैंडेटरी किए गए हैं बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो वो सारे एज अ पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो भी आपके स्टेनलेस स्टील पाइप्स है या ट्यूब्स है उनमें BIS जो मार्क होता है वो होना चाहिए, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफाइड वो होने चाहिए। दूसरा पॉइंट बोल रहा है जो मैन्युफैक्चर है आपके स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स के, दे आर परमिटेड, उनको परमिट किया गया है कि वो इम्पोर्ट कर सकते हैं अप टू 500 kg ऑफ गुड्स पर ईयर फॉर R&D एक्टिविटीज। ओके, कितना कर सकते हैं? 500 kg का कर सकते हैं पर ईयर। नेक्स्ट है, अगर BIS एक्ट 2016 जो है उसका वायलेशन किया जाता है, इन दैट केस जो आपका वहाँ पे कंपनी होगा या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको यहाँ पे 2 साल की, उसके लिए मतलब अगर वायलेट किया जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है कि आपको जेल भेजा जाएगा और या फिर आपको फाइन यहाँ पे देना होगा एटलीस्ट 2 लाख रुपीस का। अगर पहली बार रूल तोड़ा जाता है, वायलेट किया जाता है, तो आपको 2 लाख तक का फाइन यहाँ पे देना होगा या 2 साल की जेल होगी, ठीक है। अगर सेकेंड टाइम यही चीज दोहराई जाती है, सेकेंड टाइम अगर यहाँ पे वायलेट किया जाता है, इन दैट केस मिनिमम 5 लाख तक का फाइन रखा गया है या अप टू 10 टाइम्स यहाँ पे फाइन जो है वो देना होगा द वैल्यू ऑफ गुड्स, जो भी उस गुड्स का वैल्यू होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो अबव मेंशन स्टैंडर्ड्स हैं किसके लिए, स्टेनलेस स्टील और आपके सीमलेस पाइप एंड ट्यूब के लिए, ये कब से इफेक्ट में आएगा, 1 अगस्त 2025 से इफेक्ट में आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज दे ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हैज कंप्लीटेड 1 ईयर ऑन द 13th February 2025। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डैश यूनिट्स पर मंथ to 1 crore households in India by the March 2027। तो रिसेंटली जो आपकी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसको 13 फरवरी 2024 में जो है लॉन्च किया गया था, PM मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, इसे 1 साल कंप्लीट हुए हैं और इसका एम क्या था कि मार्च 2024 तक हमें 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की फ्री देनी है पर मंथ, ठीक है, पर मंथ 1300 यूनिट जो है हमें फ्री देनी है 1 करोड़ लोगों को। फाइन, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ इसका बजट कितना था जब इसे लॉन्च किया गया था, 75,021 करोड़ का इसका बजट था और इसे आपका इम्प्लीमेंट करना है मार्च 2027 तक, फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 तक इसे इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई थी। और नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फाइन, नाउ यहाँ पे जो भी हमने टारगेट पढ़ा उसके बारे में आप देख सकते हो, ये PIB से इमेजेस मैंने ली हैं। तो इस स्कीम के तहत जो टारगेट है वो क्या है, 27 मार्च तक हमें 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, ये एम था हमारा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें टॉप 5 स्टेट्स जिन्हें इस स्कीम के तहत जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है, तो वो कौन से स्टेट आ जाते हैं, सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आपका गुजरात, फॉलोड बाय और महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश, केरला एंड राजस्थान। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस स्कीम के तहत मिला है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल एक्सपैंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू द स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली एक रिपोर्ट आपकी जारी की थी जिसका नाम क्या है, एक्सपैंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन
थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज। तो ये रिपोर्ट रिलीज की थी नीति आयोग ने। किसने रिलीज की थी? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया द्वारा इसको रिलीज किया गया था। और ये रिपोर्ट आपकी बेस्ड है कुछ इंडिकेटर्स पे या कुछ आपके बेसिक आप कह सकते हो कि 4-5 चीजें या 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जिसपे ये आपकी बेस्ड रहती है, जैसे क्वालिटी क्या है, फंडिंग एंड फाइनेंस, गवर्नेंस, एम्प्लॉयबिलिटी। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स है जिसपे ये रिपोर्ट आपकी बेस्ड है, ठीक है। और इसका सोर्स जो लिया गया है वो लिया गया है आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है। किस पे बेस्ड है? ये आपके जो सोर्स थे ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, इस पे बेस्ड ये रिपोर्ट आपकी बनाई गई थी 2021-22 की, ओके। एंड बनाई किसने थी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा ये प्रिपेयर की गई है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं। नीति आयोग के आपके करंट सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे इस रिपोर्ट के बारे में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो कवर करेंगे, ओके। नेक्स्ट आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था कि ऐसे स्टेट्स जहाँ पे एनरोलमेंट सबसे ज़्यादा देखी गई है हायर एजुकेशन में, तो आपका पहला स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट है देखी गई है वो है तमिलनाडु, फॉलोड बाय और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड केरला, और ये सारे अचीवर्स कैटेगरी में आ जाते हैं। वहीं पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टॉप किया है केरला ने, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ऐसे स्टेट, नाउ अब बात करेंगे ऐसे स्टेट्स जहाँ पे एनरोलमेंट जो आपकी है वो बहुत कम देखी गई है, तो ये आ जाता है सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, और ये सारे आपके फ्रंट रनर कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है पीपल टीचर रेशियो, मतलब एक टीचर पे कितने बच्चे आते हैं, ठीक है। वो सबसे ज्यादा लोएस्ट है आपका तमिलनाडु में, गोवा में एंड कर्नाटका में। हाईएस्ट कहाँ पे है? झारखंड और बिहार जैसी जगहों पे। इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट कह रहा है डिकेडल इंप्रूवमेंट इन दी प्यूपल टीचर रेशियो, जहां पे आपका एक पूरे डिकेड में मतलब 2011-12 से लेकर 2021-22 तक की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसमें जो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है वो आपके स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल, ओके। नाउ कुछ और पॉइंट्स देखते हैं जो आपके बेसिकली फंडिंग बेस्ड जो है आपके पॉइंट्स हैं, जैसे स्टेट्स जो सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं आपके हायर एजुकेशन पे, ठीक है। तो ये है आपका जम्मू कश्मीर, फॉलोड बाय मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। ऐसे स्टेट्स जो सबसे कम फंडिंग जो है करते हैं हायर एजुकेशन में, तो हायर एजुकेशन में खर्च कम करते हैं, तो वो आ जाता है तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट विद द हाईएस्ट हायर एजुकेशन बजट, मतलब ऐसे स्टेट्स जहाँ का हायर एजुकेशन के लिए बजट जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है। तो पहला स्टेट आपका आ जाता है महाराष्ट्र, देन बिहार एंड देन आता है आपका तमिलनाडु। तो ये टॉप 3 स्टेट्स थे। वहीं पे ऐसे स्टेट्स जहाँ का हायर एजुकेशन बजट जो है वो कम रहता है, तो इसमें आपका नंबर आता है सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का और नागालैंड का। नेक्स्ट है ग्रोथ इन पर यूथ स्पेंडिंग ऑन हायर एजुकेशन, तो ये आपका जो है बढ़ा है 2005 से 2005-06 से 2019-20 की अगर बात करें तो ये आपका इंक्रीज हमें देखने को मिला है 4921, ये इस बार हमें देखने को मिला है विद अ वाइडनिंग डिस्पैरिटी अमंग द स्टेट्स। वहीं पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेट्स विद कंसिस्टेंटली हाई पर यूथ स्पेंडिंग, पर यूथ स्पेंडिंग की बात करें तो यहाँ पे देखो अभी हमने क्या बोला कि जो आपका स्पेंडिंग है पर यूथ पे वो बढ़ा है, और कौन से स्टेट में ये आपका कंसिस्टेंटली जो है हमें सही देखने को मिला है, तो ये है केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। वहीं पे स्टेट जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है हायर एजुकेशन की वो हमें कम देखने को मिली है, ठीक है। तो ये आ जाते हैं राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़, ठीक है। पर यूथ स्पेंडिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे रिसेंटली अभी आरबीआई ने अप्रूवल दिया है किसके लिए ऑपरेट करने के लिए एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर? तो इट इज़ योर ईज बस, ठीक है। कौन सी कंपनी है? ईज बस है। और इसके अलावा अदर कंपनीज जो एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर ऑपरेट कर रही हैं
इसमें आ जाती हैं रेजर पे, एम स्वाइप, जी पे, कैश फ्री, जोमैटो, सीसी एवेन्यू एंड इनोविटी पेमेंट जैसी कंपनीज। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं ईज बस की। हेडक्वार्टर्स का पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है और एमडी एंड सीईओ कौन है? रोहित प्रसाद इनका नाम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, India's natural gas consumption is expected to increase by nearly 60% to dash billion cubic meter annually by 2030। तो रिसेंटली आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें मेंशन किया गया था, जिसमें हाईलाइट किया गया था कि इंडिया का जो नेचुरल गैस कंजप्शन है ये आपका 60%, नियरली 60% ये बढ़ेगा and it will reach to 103 billion cubic meter annually by the year 2030। तो आंसर here is ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था जो एलएनजी इंपोर्ट है ये बोला गया है कि आपका 2023 से 30 के बीच में मोर देन डबल हो जाएगा एंड इट विल रीच टू 65 बिलियन क्यूबिक मीटर एनुअली। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इंडिया का जो एलएनजी इंपोर्ट है ये आपका 70% जो है इंक्रीज हुआ है बिटवीन 2013 एंड 2023 एंड इट विल रीच टू 36 बिलियन क्यूबिक मीटर बाय 2024। ठीक है, तो 2024 तक ये आपका 36 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है ये पहुंच गया था। फाइन, अगर हम बात करें इंडिया के टारगेट की, तो इंडिया का टारगेट क्या है कि हमें जो हमारा जो शेयर है गैस का इन इट्स एनर्जी मिक्स ये हमें 15% करना है, अभी है 6%, इसे हमें 15% करना है बाय 2030। अब यहाँ पे एक चीज़ बात हुई थी इंपोर्ट की, एलएनजी इंपोर्ट की, तो अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एलएनजी है वो इंपोर्ट कौन करता है, कौन सा देश करता है? तो आंसर आपका हो जाएगा जापान करता है। ठीक है, हाईएस्ट इंपोर्ट कौन कर रहा है? जापान कर रहा है। वहीं पे अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है एलएनजी का? वो है आपका यूएसए। ठीक है, एक्सपोर्ट यूएसए करता है, इंपोर्ट आपका जापान करता है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। इसके करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आपके फेथ बिरोट, हेडक्वार्टर लोकेटेड है पेरिस फ्रांस में। मेंबर नेशन की बात करें तो 32 नेशन है एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इंडिया जो इसका मेंबर नेशन है उसने कब आईईए को ज्वाइन किया था। अब यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 1974 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द डेटा रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन ड्रॉप टू -% एज ऑफ जनवरी 2025। तो एज पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो इंडिया की इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन बेसिकली जो महंगाई है वो आपकी कम हुई है एज ऑफ जनवरी 2025। ये कितना कम थी आपकी? इट इज 4.31%। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर दिसंबर की बात करें तो ये आपका 5.22% था और जनवरी में आते आते ये 4.31% हो गया है। ठीक है, इसके अलावा ऐसे स्टेट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हमें देखने को मिली थी तो वो है आपका केरला, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। वहीं पे ऐसे जहाँ पे कम महंगाई थी दिल्ली एंड लोएस्ट इन्फ्लेशन यहाँ पे था तो दिल्ली एंड तेलंगाना। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। आपके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है? नरेंद्र कुमार संतोषी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में और इसे 2019 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन February 2025 द कल्याणी स्ट्रैटेजी सिस्टम लिमिटेड हैज signed 2-year MOU with which company to develop customized tactical communication network for Indian Armed Forces। तो बेसिकली कल्याणी स्ट्रैटेजी सिस्टम लिमिटेड जो है इस कंपनी ने जो एक सब्सिडी है आपकी भारत फॉर्ज लिमिटेड की। ठीक है, किसकी सब्सिडी है? भारत फॉर्ज लिमिटेड की। इसने 2 साल का MOU साइन किया है आपके L3 Harris इंडिया के साथ ताकि इंडिया में एडवांस्ड जो आपके इक्विपमेंट है वो बनाए जा सके। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। इवन L3 हैरिस इंडिया जो है ये भी आपकी सब्सिडी है किसकी? L3 हैरिस टेक्नोलॉजी की। ठीक है, L3 हैरिस टेक्नोलॉजी की ये आपकी सब्सिडी है और वहीं पे कल्याणी किसकी सब्सिडी है? भारत फॉर्ज लिमिटेड की। ठीक है, भारत फॉर्ज लिमिटेड की। फाइन, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। कल्याणी के MD एंड CEO हैं अरुण कल्याणी। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका पुणे महाराष्ट्र में और स्टैब्लिश कब किया गया था? 2008 में से स्टैब्लिश किया गया था।
नेक्स्ट अप क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ब्रांड एंटर्ड इनटू अ $1 बिलियन क्लब इन द ईयर 2024। तो इनमें से कौन सा आपका ऐसा ब्रांड है इंडिया का जिसने 2024 में इनकी जो एनुअल सेल है वो $1 बिलियन से ज़्यादा करी थी। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ माजा। और ऐसा करने वाली ये आपकी तीसरी कंपनी थी। ठीक है, इससे पहले थम्स अप ने 2021 में, स्प्राइट ने 2022 में जो है ये चीज़ अचीव करी थी और 2024 में माजा ने ये चीज़ अचीव की है। अब रिसेंटली न्यूज़ में ये भी आया था कि जो थम्स अप और स्प्राइट है ये अब $2 बिलियन के ट्रैक पे हैं। ओके, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, माजा। माजा को इनिशियली 1970 में जो है आपका लॉन्च किया गया था। पार्ले का ये प्रोडक्ट था, बट बाद में इसे यूएस सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला जो है उसने एक्वायर कर लिया था 1993 में। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द फोर्ब्स इंडिया अनवील इट्स 12th एडिशन फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 क्लास ऑफ 2025 ऑनरिंग 30 यंग प्रोफेशनल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स फॉर देयर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अक्रॉस 19 कैटेगरीज। दिस ईयर फोर्ब्स इंडिया इंट्रोड्यूस अ न्यू कैटेगरी कॉल्ड डैश। तो रिसेंटली आपका जो फोर्ब इंडिया है इसने 30 अंडर 30 क्लास ऑफ 225 जो है 2025 जो है वो रिलीज किया था एंड इसमें एक नई कैटेगरी जो है ऐड की गई है। टोटल 19 कैटेगरी में ये आपकी लिस्ट जारी की गई है और इसमें एक नई कैटेगरी ऐड हुई है 2024 में, मतलब इस साल जो ऐड हुई है इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए। और फोर्ब्स इंडिया की बात करें तो इसके एडिटर हैं सुवीन सिन्हा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 2009 में से स्टैब्लिश किया गया था। नाउ अब बात करते हैं इस लिस्ट की। पहला आपका है एग्रीटेक कैटेगरी में देवान चंद्रशेखरन जो है 28 साल के ये हैं एंड ही इज द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फ्यूसलेज इनोवेशन। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी आती है आर्ट की। इसमें रेबुल खान जो हैं इनको इस कैटेगरी में जो है शामिल किया गया है। देन एआई में रजत आर्या जो फाउंडर एंड सीईओ हैं आपके 169 पाई.ai के एंड आपके जो इनके साथ जो सीईओ हैं चिराग आर्या वो भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। देन B2B कैटेगरी में दीपक मीना को फाउंडर ऑफ फ्लाइजी, अरिजीत सिंह को फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। देन हंसराज पटेल को फाउंडर एंड सीटीओ जो हैं इस कंपनी के, उनको इसमें शामिल किया गया है। देन क्लीन एनर्जी कैटेगरी में, क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज कैटेगरी में अभिनव शेखर जो हैं उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। देन डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर में बृंदा दुधात, सिमोल एल्वा। देन डिजिटल कंटेंट क्रिएटर में काव्या कर्नाटक एंड प्रखर गुप्ता। कॉमर्स, रिटेल एंड कंज्यूमर टेक में पल्लव बिहानी। देन आपके अनिकेत शाह, उज्जवल सुखेजा, अंशिता मेहरोत्रा, इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। एजुकेशन कैटेगरी में नीलाकांत भानु जो फाउंडर एंड सीईओ हैं आपके भांजू के। देन देवुला पल्ली लक्ष्मी। देन अलुरुक उदय किरण। फिर आपके जोनालागड़ा साई कृष्णकांत। एंटरप्राइजेस टेक्नोलॉजी में अनिरुद्ध को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है एंटरटेनमेंट। इसमें अपर्णा बारामुल्ला जो एक्टर हैं। देन रोहित सरफ। फैशन कैटेगरी में खुशी शाह, नैन्सी त्यागी, इनको शामिल किया गया है। फाइनेंस की कैटेगरी में अनंत मोहता, राजीत उबो विजया जो है उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। ऐसे ही फूड एंड हॉस्पिटैलिटी में राघव सिन्हा, आपके प्रगुन बजाज, जतिन तलरेजा। हेल्थ केयर कैटेगरी में आ जाते हैं आपके देविका सिद्धांत। ठीक है, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग में आपके हैं देवांशु कुमार। म्यूजिक में है करण कंचन एंड एनजीओ एंड सोशल एंटरप्रेन्योर में शामिल किया गया है ऋषभ सूरी को, सौम्या देवरीवाल को। एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो आपके यंगेस्ट अवार्ड विनर हैं ये रहे आपके डी गुकेश। देन प्रीति पाल फ्रॉम पैरा जो आपके पैरा एथलीट हैं एंड यशस्वी जायसवाल जो आपके क्रिकेटर हैं। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द कॉन्स्टेंटिनोस Thessalus recently elected as a president of which country? तो इनमें से कौन से आपके कंट्री के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं? किनको इलेक्ट किया गया है? कॉन्स्टेंटिनोस थेसोलस को। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ये आपके ग्रीस के जो है
जो आपके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं और ये रिप्लेस करेंगे कैटरीना सेक्लारोपोलो को, जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी आपकी ग्रीस की, और इनका टेन्योर आपका चलेगा 13 मार्च 2025 तक। ठीक है, अब ग्रीस की बात करें तो ग्रीस की कैपिटल क्या है? इट इज एथेंस एंड करेंसी इसकी है यूरो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन February 2025 द RBI हैज अप्रूव्ड Zulia इन्वेस्टमेंट टू रेज इट्स स्टेक टू 7% इन विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो RBI ने आपका इन मंथ ऑफ फेब्रवरी जो है अप्रूवल दिया है Zulia इन्वेस्टमेंट को कि वो अपना स्टेक बढ़ा ले AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ठीक है, कितना स्टेक यहाँ पे इनका बढ़ेगा? 7% तक ये स्टेक हो जाएगा। ठीक है, और ये अप्रूवल RBI के द्वारा दिया गया है यहाँ पे। अब जूलियन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, जूलिया इन्वेस्टमेंट की, तो ये आपकी सब्सिडी है सिंगापुर बेस्ड टेमेसिक होल्डिंग की, एंड अभी इसके पास कितने परसेंट स्टेक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के? 1.37% है, और ये इसे रेज कर सकते हैं 7%। इन्हें 1 साल का यहाँ पे टाइम दिया गया है। ओके, नाउ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसके करंट MD एंड CEO कौन है? संजय अग्रवाल इनका नाम है। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका जयपुर राजस्थान में। फाइन, स्टैब्लिश कब किया गया था? 1996 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन February 2025 द RBI हैज इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन विच कोऑपरेटिव बैंक from issuing new loans and suspended deposit withdrawals on supervisory concern। तो इनमें से कौन सा कोऑपरेटिव बैंक है जिसपे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, और ये रिस्ट्रिक्शन आपके चलेंगे 6 मंथ के लिए, मतलब 6 महीने के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए हैं ऑन अ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है आपका? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है। फाइन, इसके अलावा यहाँ पे RBI ने जो है इनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया है, और यहाँ पे ये सस्पेंशन कितने टाइम का रहेगा? 12 महीने के लिए सस्पेंशन किया गया है। और अब यहाँ पे इसको मैनेज कौन करेगा? जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पे, मतलब इस सब चीज़ों को, या जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है इसको अब यहाँ पे मैनेज कौन करेगा? श्रीकांत जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, जो मैनेज करेंगे बैंक के कामों को, एंड ही इज अ फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर ऑफ SBI। ओके, नेक्स्ट इज, रिसेंटली इन February द RBI हैज एक्सटेंडेड Workrangee Limited authorization to set up, own and operate white label ATMs in India till dash। तो रिसेंटली जो Workrange Limited है आपकी, ये जो ऑपरेट करती है व्हाइट लेबल ATM को इंडिया में, इनको एक्सटेंशन दिया गया है कि ये ऑपरेट कर सकते हैं व्हाइट लेबल ATMs को इंडिया में until your 31st मार्च 2026। तो इन्हें यहाँ पे एक्सटेंशन दिया गया है 31 मार्च 2026 तक। और अगर हम बात करें इनके व्हाइट लेबल ATMs की, तो इंडिया में एज ऑफ 31 जनवरी इंडिया में इनके जो व्हाइट लेबल ATM ऑपरेट कर रहे हैं उसका नंबर क्या है? 6036 व्हाइट लेबल ATMs अभी इंडिया में इनके ऑपरेट कर रहे हैं। Next is, the RBI has removed the restriction from which bank for onboarding new customers digitally and issuing new credit cards। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसपे से रिसेंटली रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं? अब वो डिजिटली कस्टमर्स को जो है ऐड कर सकते हैं और न्यू क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये चीज़ आपकी हुई है कोटक महिंद्रा बैंक से। ठीक है, मतलब आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक से ये रिस्ट्रिक्शन हटाई गई हैं। और रिस्ट्रिक्शन लगी कब थी? आपके अप्रैल 2024 में ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, ताकि ये अपने नए कस्टमर्स डिजिटली ऐड ना कर पाए और क्रेडिट कार्ड जो हैं वो आपके मतलब इशू ना करें इस चीज़ के लिए। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, कोटक महिंद्रा बैंक के करंट MD एंड CEO कौन है? अशोक वासवानी। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल, एंड 1985 में से एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ 73rd प्रेसिडेंट ऑफ Institute of Chartered Accountant of India, that is ICAI, for the term 2025-2026। तो इनमें से कौन से आपकी शख्सियत हैं जो 73rd प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं ICAI के? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज CA चरणजोत सिंह नंदा। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी है। आप यहाँ पे इनकी इमेज देख सकते हैं, और इन्होंने सक्सीड किया है
रंजीत कुमार अग्रवाल को। ठीक है, किसे सक्सीड किया है? रंजीत कुमार अग्रवाल को। और यहाँ पे ये भी चीज़ नोट करनी है, जो प्रीवियस आपका टर्म था 2024-25 का, इसके लिए ये यहाँ पे इन्होंने सर्व किया था एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज इन्वेस्टेड rupees 860 crore in India's first sustainability linked bond in the road sector issued by Cube Highways Trust। तो इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया में इन्वेस्ट करने की मतलब इंडिया में ये इन्वेस्ट करेगी 860 करोड़ का अमाउंट, किस चीज़ के लिए? आपके रोड सेक्टर के लिए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो आपका मेंबर है किसका? वर्ल्ड बैंक का। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन फरवरी एक्सिम बैंक हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ $300 million टू विच कंट्री फॉर बाइंग हाई स्पीड बोट एंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसको एक्सिम बैंक $300 million का अमाउंट जो है वो देने वाला है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वियतनाम। इन मंथ ऑफ जुलाई इन 2024 आपकी एक्सिम बैंक और वियतनाम गवर्नमेंट की एक डील साइन हुई थी, किस चीज को लेके? 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल को लेके। और ये अग्रीमेंट आपका था $180 million का। ठीक है, $180 million का ये अग्रीमेंट था। और दूसरा था अग्रीमेंट आपका हाई स्पीड बोट को लेके, और ये अग्रीमेंट साइन हुआ था लास्ट ईयर। ठीक है, और कितने अमाउंट का ये अग्रीमेंट था? इट इज योर $120 million। ठीक है, किसके लिए? हाई स्पीड बोट के लिए। और दूसरा था ऑफशोर पेट्रोल वेसल के लिए। वियतनाम की गवर्नमेंट के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ था लास्ट ईयर। ओके, नाउ एक्सिम बैंक की बात करें तो एमडी एंड सीईओ करंटली है हर्षा भांगरी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। 1982 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन फरवरी लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट कंप्लीटली कंप्लायंट सेल्फ पोस्टेड सेंट्रल नो योर कस्टमर सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली अभी लॉन्च किया है सेंट्रल नो योर कस्टमर सॉल्यूशन? बेसिकली ये आपकी एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है जहाँ पे केवाईसी रिकॉर्ड्स आपके रखे जाते हैं। अब ये केवाईसी रिकॉर्ड जो है बार बार जैसे ही फॉर एग्जांपल आपने कोई बैंक में खाता खोला, ठीक है, तो वहाँ केवाईसी आपने करी, फिर आपने दूसरे जो जगह जाके दूसरे बैंक में मतलब अपना अकाउंट ओपन किया कुछ टाइम बाद, और वहाँ भी केवाईसी आपने दी है। ठीक है, तो ऐसे ही बार बार जब भी आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कुछ काम कर रहे हो, इन दैट केस आपको केवाईसी वहाँ पे क्रिएट करनी पड़ रही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार केवाईसी आपका केवाईसी रिकॉर्ड एक बार यहाँ पे स्टोर हो गया, अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं है तो हर जगह आपका केवाईसी जो है यहाँ से ही यूज़ किया जाए। ठीक है, नाउ अब ये जो आपका इससे फ़ायदा क्या होगा, जो सेंट्रल केवाईसी है इससे ये फ़ायदा होगा कि बार बार यहाँ पे जो है आपका केवाईसी रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये टाइम रिड्यूस करेगा और कॉस्ट यहाँ पे रिड्यूस करेगा इस चीज़ की, वेरिफिकेशन जो होता है केवाईसी वेरिफिकेशन उसकी, एंड इट विल एलिमिनेट द नीड फॉर प्रोड्यूसिंग केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मल्टीपल टाइम्स। एक ही जगह से बार बार यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे सेंट्रलाइज डेटा होता है उसे हर कोई यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो आपके बैंक्स हैं, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपका डेटा यहाँ से यूज़ कर पाएँ। ओके, और इसे मैनेज कौन करेगा? इसे सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है आपका, ये इसे मैनेज करता है। फाइन, तो अभी क्वेश्चन में वापस आते हैं, कौन सा इनमें से कंपनी है जिसने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा डिसेंट्रो। ठीक है, डिसेंट्रो कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।